शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ पुल किया। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये वो एहसास है जो समय की सीमाओं को पार कर आज भी दिलों में गूंजता है। जब टीवी हर घर में नहीं था, जब रेडियो ही दुनिया से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया था, तब एक आवाज सुनाई देती थी, अनुशासित, सधी हुई और ऊर्जा से भरपूर। हर गेंद, हर रन उनकी जुबान से निकलकर एक कहानी बन जाती थी। ये आवाज थी पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील दोशी जी की। सुशील दोशी, एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे जिया है और देश को भी महसूस कराया है। दूरदर्शन के पर्दे पर या ऑल इंडिया रेडियो की तरंगों पर उनकी आवाज सिर्फ क्रिकेट के मैदान की जानकारी नहीं देती, बल्कि एक पूरा दृश्य रचती है, जहां दर्शक ही नहीं, हर श्रोता खुद को मैदान के बीच खड़ा पाता है। उनके शब्दों में है सादगी, उनकी आवाज में है अटूट विश्वास और उनके अंदाज में बसती है भारतीय क्रिकेट की आत्मा। उन्होंने अपने लेखन के जरिए क्रिकेट की उस अनकही दुनिया को सहेजा, जहां हर किस्सा एक विरासत है, हर खिलाड़ी एक प्रेरणा है और हर पल एक इतिहास है। भारत में अब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, लेकिन एक धर्म बन चुका है। जिस खेल को शुरुआत में अंग्रेज़ों ने लाया था, अब ये खेल जो है, अब भारत जो है इस खेल में नंबर 1 बन चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसके साथ साथ हमें ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस खेल का इतिहास क्या है, इसका विकास कैसे हुआ है। श्री सुशील जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है अपने अनुभव के साथ साथ, जो इस इतिहास के बारे में खूबसूरती से सबको बताती हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सारे युवाओं जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलेंगी, फैक्ट्स मिलेंगे और इतिहास भी मिलेगा। दूसरी बात है, मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि ये सिर्फ हमारे मेंस क्रिकेट के बारे में नहीं बात करता, ये महिला क्रिकेट के बारे में भी बात करता है। और हमारे महिलाओं क्रिकेट के लिए भी जिस तरीके के साथ अब हमारे जो वर्ल्ड कप की विक्ट्री हुई है, मुझे लगता है हम सबको महिला क्रिकेट के बारे में भी जानना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे लिए वर्ल्ड स्टेज बन चुका है। सुशील जी तो इस परिवार के एक बहुत पुराने सदस्य हैं। उनकी जो संबंध है इस परिवार के साथ कई पीढ़ियों तक जाती है। मुझे याद है जब मैं उनसे पहले बार मिला भी था, तब उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे दादाजी श्रीमद माधवराव जी ने, सिंधिया जी ने उन्हें बहुत ही पुश किया था हिंदी कमेंट्री के लिए, और अब वो भारत में और पूरे विश्व में नंबर 1 हिंदी कमेंटेटर बन चुके हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली ने एक बार कहा था कि जिस तरह ईश्वर ने मुझे भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए, लता मंगेशकर को भेजा है गायकी के लिए, उसी तरह सुशील दोशी जी को भेजा है हिंदी क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए। हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के जनक कहे जाने वाले श्री सुशील दोशी जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने कुल 15 किताबें लिखी हैं, जिसमें अभी रिसेंटली आई किताब कहानी क्रिकेट की काफी चर्चा में है। तो चलिए इस किताब पर चर्चा करते हैं सुशील दोशी जी के साथ। स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। तो ये जो किताब आई है और इसमें इतनी कहानियां हैं, हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर के साथ कि इंस्पिरेशन क्या रहा इस किताब के पीछे। नहीं, देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो साहित्य होता है वो मनुष्य की संवेदनाओं को जगाता है कि आप कौन कितना सुखी है, कौन कितना दुखी है, इसके बारे में अगर आपको समझना है और अपने हृदय को जगाते रहना है तो आपको साहित्य निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। और ये बड़े दुख का विषय कि आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं युवा साहित्य पढ़ते नहीं। तो मैं सोच रहा था कि क्रिकेट जो आज जुनून की तरह लोगों में भरा हुआ है, उस क्रिकेट की उत्पत्ति कैसे हुई, वो क्रिकेट आया कहाँ से,
कैसे ये बढ़ा, कैसे दुनिया भर में फैला और कैसे आज जन जन में फैलने की तैयारी है। अब तो वैश्विक होने की तैयारी है। देखिए अमेरिका में भी क्रिकेट खेला जा रहा है अब तो, और वहाँ की टीम भी तैयार हो गई है। अगले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम T20 क्रिकेट खेलेगी। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये दर्शाती हैं कि क्रिकेट यहाँ के भारतीय जनमानस में, चाहे वो खेत खलिहान के किसान हो, पगडधारी किसान हो, या फिर मिल मजदूर हो, या फिर आम व्यक्ति हों, महिलाएं जो कि घर में केवल रसोई बनाती थीं, आज वो भी जानना चाहती हैं विराट कोहली ने कितने रन बनाए, रोहित शर्मा ने क्या किया, अभिषेक कैसा खेल रहे हैं। हर व्यक्ति आजकल क्रिकेट में दिलचस्पी रख रहा है। तो इस क्रिकेट खेल की उत्पत्ति कहाँ और इतना लोकप्रिय कैसे है, ये तमाम चीज़ें मेरे जहन में बरसों से घुमड़ रही थी, और इसी कारण इस क्रिकेट की किताब की रचना मैंने की। तो ये नींव रखने के लिए, किसी भी क्रिकेट फैन के लिए उनकी जानकारी की नींव रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, ये तो है। देखिए अब आप अगर किसी खेल का सम्मान करते हैं, कहते हैं ना क्रिकेट जो है इट्स ए गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। एक तो ये कहते हैं अनिश्चितताओं का खेल है, और दूसरी ये बात कहते हैं कि ये शरीफों का खेल है। तो कोई व्यक्ति अगर बेईमानी करता है ना, तो लोग क्या कहते हैं, ओह दिस इज़ नॉट क्रिकेट, ऐसा कहते हैं। तो क्रिकेट का खेल शराफत से जुड़ा है, और इसी कारण क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए ये जन जन में इसकी जो लोकप्रियता क्यों है, कई बार आप सोचते हैं तो इसमें जो अनिश्चितता होती है ना, क्योंकि एक ही गेंद आपको आउट करती है। मुश्ताक अली साहब जिनका जिक्र आपने किया था ना, वो कहते थे क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें एक बल्लेबाज खड़ा है, 11 आदमी घेर कर खड़े हैं और उसको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। उसके बावजूद भी वो चमक कर और साहस के साथ बाहर निकल कर आता है और दिखाता है दुनिया को कि साहस से क्या कुछ किया जा सकता है। आपकी क्रिकेट की तरफ रुचि कैसे बनी? बचपन में देखिए मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन वो गरीबी के दिन थे, 15 रुपए महीने के मकान में रहते थे, तो क्रिकेट का बल्ला भी नहीं खरीद सकते थे। तो फिर क्रिकेट में दिलचस्पी तो थी, अखबार पढ़ना शुरू किए, स्कूल में पढ़ता था और खिलाड़ियों के फोटोग्राफ्स अपनी एल्बम में इकट्ठे किया करता। कई बार लाइब्रेरी में जाके चोरी करते थे कि भाई एक ब्लेड लेकर जाते थे, वहाँ काट लेते थे, क्योंकि मैगजीन्स में फ़ोटो बहुत कम आते थे। धीरे धीरे इसमें दिलचस्पी बढ़ी, और जब मैं 13 साल का हुआ ना, एक बहुत दिलचस्प कहानी है। 13 साल का जब मैं था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब मैंने पिताजी को कहा कि मुझे तो मैच देखना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, रिची बेनॉ की, भारत में विश्व विजेता टीम थी, जिसमें रे लिंडवाल, नील हार्वे और नॉर्मन ओनील जैसे खिलाड़ी थे। मैंने कहा मुझे देखना है, और भारत एक टेस्ट मैच पिछड़ चुका था, और कानपुर का टेस्ट मैच भारत, और फिर मुंबई का टेस्ट मैच मैं देखना चाह रहा था। तो पिताजी ने कहा कि नहीं भाई, हम तो ले नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने झगड़ा किया और आखिरकार वो मान गए। अब क्यों मान गए समझ में नहीं आता। मैं शायद पिता होता तो नहीं मानता, क्योंकि इतनी कम इनकम, परिवार को चलाना, हम 4 भाई, तो और 3 इंजीनियरिंग की हैं हम में से। मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन देखिए तब तो स्कूल में था। तो पिताजी ने कहा चलो ले चलते हैं, ज़िद पूरी करते हैं बच्चे की। तो वो ले गए बम्बई। उनको पता नहीं था कि 50,000 लोग अगर स्टेडियम के अंदर बैठते हैं तो 50,000 लोग बाहर खड़े रहते हैं, टिकट नहीं मिलती, टिकट कबाड़ने के जुगाड़ में। तो फिर हम पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम के चक्कर काटते हैं। ब्रिबोन स्टेडियम की बात है। और चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई। उसने पहचान लिया, उसने कहा क्या जुगाड़ नहीं हुआ क्या? पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा देखिए मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, बच्चे का दिल टूट जाएगा, इसको जैसे तैसे अंदर करना है। तो उसको दया आ गई। उसने कहा एक काम करता हूँ कि मैं चाय पान के समय इस बच्चे को अंदर कर देता हूँ, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। अब देखिए मैं तो छोटा था, तो मैं तो अंदर चला गया फुदकता हुआ। ये भी नहीं सोचा कि आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहेंगे। और मैंने देखा कि अंदर चला गया फुदकता हुआ, पिताजी बाहर खड़े। 90 मिनट का खेल होता था चाय पान के बाद। और वो 90 मिनट में मैंने देखा नॉर्मन ओनील को, नील हार्वे की पार्टनरशिप चल रही थी। तबीयत खुश हो गई। और फिर मेरी नज़र वहाँ से कमेंट्री बॉक्स की तरफ पड़ी। तो मैंने किसी से पूछा कमेंट्री कौन कर रहे हैं? तो किसी ने कहा कि भाई विजय मर्चेंट और बॉबी तलियार खां कमेंट्री कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत पुराने कमेंटेटर हैं। तो मैंने जगह देखी और मन में हसरत सी उठी कि क्या जगह है, यहाँ से बिल्कुल लाइन विद द विकेट, और क्या बढ़िया बर्ड्स आई व्यू, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे पक्षी देख रहा हो। मज़ा आ गया, मन में हसरत उठी कि क्या कभी यहाँ
बैठने का मौका मिलेगा। खैर छोटा था, ऐसे ही ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं ना, वो मन में आए और मैं चाय पान के समय के बाद का पूरा खेल देखा, वापस आ गया। और पिताजी बाहर खड़े हुए कि बच्चा कहीं गुम ना हो जाए, पिता ऐसे ही होते हैं। तो वो फिर मुझे लेकर हम वापस आए, मुझसे ज़्यादा वो खुश। उन्होंने मैच नहीं देखा, 90 मिनट तक बाहर खड़े रहे। और देखिए कई बार जंगली सपने कैसे सच होते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला टेस्ट मैच सन 1972-73 में, जब टॉनी लुइस की टीम, इंग्लैंड की टीम भारत आई, अपनी ज़िंदगी का पहला टेस्ट मैच मैंने उसी ब्रेबोर्न स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से किया। तो देखिए इसलिए हमारे कलाम साहब जो कहते हैं ना कि सपने देखो तो खुली आंखों से देखो। बंद आंखों से जब आप सपने देखते हैं ना, तो जब सुबह उठते हैं तो सपना बिखर जाता है, लेकिन जब खुली आंखों से देखोगे तो सपना पूरा होता है। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि आपने खुली आंखों से सपना देखा, और दूसरी बात ये कि पिता ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति, या माता पिता कहूँगा मैं, ये दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपसे किसी तरह प्रतिस्पर्धा में नहीं रहते। वही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनसे बेहतर उनके बच्चे करें। दुनिया में हर एक व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन माता पिता ही ऐसे व्यक्ति हैं। तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि कुछ भी भूल जाइए, धन दौलत भूल जाइए, कारें भूल जाइए, लेकिन माता पिता का एहसान कभी मत भूलिए। जब आप उस इंसिडेंट का उल्लेख कर रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत अनुभवी कमेंटेटर है हमारे सामने, ऐसा लग रहा था कि वो 13 साल का बच्चा वापस आ गया है और उस इंसिडेंट को जी रहा है। नहीं, एक्चुअली मैं जब ये बात करता हूँ तो आंखें तो थोड़ी डबडबा जाती हैं। देखिए होता क्या है कि आजकल का ज़माना अलग तरह का, और पिताजी मेरे एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि जो आजकल जो बागबान फिल्म में बात नहीं कही जाती, उसमें ये कहते हैं कि भाई मेरा सपना क्या है कि तुम्हारा सपना पूरा करना, ये मेरा सपना है। अब तुम मेरा ख्याल रखो नहीं रखो, ये मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरा सपना तो पूरा हो गया ना कि तुमने अच्छा किया। तो कहानियों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। लेकिन पहले ये संदेश। पद्मश्री सुशील दोषी मेरे समकालीन रहे हैं जब मैं खेलता था, और मैंने जब खेलना शुरू किया तब उन्होंने कमेंट्री शुरू करी, और इतनी मेहनत से इतने वर्षों में आज एक बड़ा नाम बन गए, भारतीय कमेंट्री का, हिंदी कमेंट्री के सबसे बड़े नाम बन गए। और उन्होंने क्रिकेट की बहुत सेवा भी करी और क्रिकेट में बहुत सारा योगदान दिया। भारत में क्रिकेट को लोकप्रिय करने में मैं सोचता हूँ सुशील का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी हिंदी कमेंट्री करोड़ों लोगों ने सुनी, आज भी सुनते हैं। जहाँ तक सुशील का मेरा पर्सनल पहचान का सवाल है, उनका जो पहला मैच है कमेंट्री का 1968 में मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैच था, जिसमें मैं भी खेल रहा था। वो उनका प्रथम मैच है एज ए कमेंटेटर, और इंदौर के नेहरू स्टेडियम में। तो उस समय से सुशील करते करते आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि पूरे भारत में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और शुरुआत उन्होंने कमेंटेटर के रूप में स्थापित किया, बहुत अच्छे नाम करके बने। फिर उन्होंने बाद में क्रिकेट लेखनी भी शुरू करी। सुशील ने कभी पैसे के लिए कमेंट्री नहीं की थी, क्योंकि उस समय कोई पैसा नहीं था, पर उनको क्रिकेट पसंद था और उनका कोई क्रिकेट बैकग्राउंड खेलने का नहीं था। फिर भी उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, चंदू सरवटे या मुश्ताक साहब जैसे बड़े नामों के साथ बातें करके और सीखा उन्होंने, क्रिकेट का ज्ञान हासिल किया। मैचों को देख के और दूसरे खिलाड़ियों को भी से भी बात करके उन्होंने क्रिकेट पे धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई और समय के साथ चलते रहे। ऐसा नहीं था कि अगर पुराने क्रिकेटरों से उन्होंने सीख लिया है तो नए, वो आज भी क्रिकेटरों से जुड़े रहते हैं। आज भी वो सीखने का, जो भी ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करने का एटीट्यूड उनके पास, जो कि बहुत कम लोगों में होता है। और सबसे बड़ी बात कि पैशन उनका जो है वो उनका अब लेखनी में आ गया है। और सुशील 15 किताब लिख चुके हैं लगभग हिंदी में, और ये उनकी जो लेटेस्ट कहानियाँ क्रिकेट की, भारतीय क्रिकेट की ऊपर जो 15वीं किताब आई है, ये भी अपने आप में एक संपूर्ण किताब है। भारत में क्रिकेट का आना किस तरह से एस्टेब्लिश हुआ, किस तरह से लोकप्रिय हुआ, किस तरह से पूरे देश में फैल गया। मैं उनको बधाई दूंगा और मैं ये आशा करूंगा कि इसी तरह से वो भारतीय क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमियों की सेवा करते रहेंगे, अपने ज्ञान का, अनुभव का लाभ देकर। कमेंट्री के वक्त बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग की भी गुंजाइश होती है, और उसी से वो जो मैच में दिख रहा है उसे और ज़्यादा
इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है साहित्य से जुड़े रहना। नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी। देखिए, मुझे याद है कि एक मैच हो रहा था और फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर मैं कमेंट्री कर रहा था और उस समय सुनील गावस्कर कुछ 85-86 रन पर खेल रहे थे और मैंने तब कमेंट्री, मेरे हाथ में माइक्रोफोन था, मैंने कहा था कि शाम ढल रही है, खिलाड़ियों की परछाइयाँ लंबी हो रही हैं, लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ अभी भी विद्यमान है पिच पर। तो ये क्या है, इसमें साहित्य भी हो गया, सच्चाई भी हो गई और लोगों को बड़ा मज़ा आया। कितने ही लोगों ने फिर लिखा कि भाई ये ऐसी कमेंट्री तो हमने कभी सुनी नहीं कि सनी को सूर्य माना और एक तरफ अस्त हो रहा है सूर्य, दूसरी तरफ सनी उभर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती है ना, हिंदी साहित्य को एक परिपक्वता। आज देखिए, सस्ती मजाक करना बहुत आसान है, लेकिन गहरी बातें, साहित्यिक बातें करके मन को छू जाना और जो बरसों तक आपको याद रहे। देखिए, मैं तो इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने हिंदी के तमाम बड़े बड़े लेखकों की, मतलब सुमित्रा नंदन पंत हो या फिर धर्मवीर भारती हो या महादेवी वर्मा हो, जयशंकर प्रसाद हो, इनका छायावाद हो, सब कुछ अपनी दिलचस्पी से, जो हमारे कोर्स में नहीं थे, लेकिन खुद पढ़े, ताकि हिंदी अब आप अच्छी पढ़ते हैं, भाषा के साथ न्याय करते हैं। हमारे देश की भाषा है हिंदी, 70% से ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं, समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा कर्तव्य भी हो जाता है कि, और दूसरी बात, आपकी संवेदनाएं साहित्य ही जगाता है। देखिए, आज हंसी मजाक कर लोगे, आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे, लेकिन जो दिल को छूने वाली बात होती है वो आपको बरसों तक याद रहती है। अब मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगी कि पहली बात तो आपको अपना पहला मौका कहाँ से मिला, और दूसरा, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह भाषा महत्वपूर्ण है कमेंट्री में, तो जब आपने शुरुआत की तो कोई टेम्पलेट नहीं था, तो वो जो टेम्पलेट सेट किया, क्या उसके लिए कोई ब्रीफ था या आपकी अपनी कॉन्शियस सोच थी? हाउ डिड यू गो अबाउट इट? नहीं, बिल्कुल। मैं तो तब 17 साल का था केवल, और इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, और तब आकाशवाणी से ये आया कि भाई हिंदी में कमेंट्री अब भारत में होनी है। 1968 की बात है। तो मैं लड़का था, तो मुझे याद है कि मैं निकर पहनकर ही चला गया था स्टेशन डायरेक्टर के पास। किसी ने मुझे कहा कि वो कमेंटेटर्स की तलाश कर रहे हैं, तो आकाशवाणी के स्टूडियो चला गया। वहाँ जाकर मैंने कहा कि मैं हिंदी ठीक जानता हूँ और क्रिकेट भी थोड़ा बहुत समझता हूँ, तो मैं कमेंट्री करना चाहता हूँ। तो स्टेशन डायरेक्टर ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, फिर एक मुस्कुराए, और उनकी वो टेढ़ी मुस्कुराहट मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा कि यू वांट टू डू कमेंट्री। मुझे छोटा बच्चा देखकर समझे वो। उन्होंने कहा कि यू सिंपली गेट आउट, यू कांट डू कमेंट्री। भाई, बहुत अनुभव की ज़रूरत होती है। बाल सफ़ेद, पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स, उन्होंने कहा, कुछ सफ़ेद बाल। तब उनकी गलती नहीं, वो ठीक कह रहे थे। अनुभव की बात होती थी। कमेंटेटर्स 50-50 साल के होते थे, और मैं लड़का सा पहुंच गया, तो मैं चला गया वापस। फिर वो दिन आ गया, लेकिन कोई भी कमेंट्री करने के लिए तैयार नहीं था। आप जैसा कह रही हैं ना, तो कोई टेम्पलेट ही नहीं था। स्क्वायर लेग को क्या कहोगे, वर्गाकार पैर कहोगे, मिड विकेट को क्या होगा, मध्य पिच कहोगे, या फिर सिली मिडॉन को क्या होगा कहोगे, मूर्ख मिडॉन कहोगे। ये तमाम चीज़ें लोगों के मन में आ रही थी कि हिंदी में कमेंट्री कैसे होगी। फिर फुट पाउंड सेकंड का सिस्टम, FPS सिस्टम, 22 यार्ड से जो खेल शुरू हो रहा है, उसमें हिंदी कमेंट्री कैसे होगी? लोगों ने, सबने इनकार कर दिया, कोई तैयार ही नहीं था। और आखिरकार फिर वो दिन आ गया। फिर स्टेशन डायरेक्टर को याद आई कि एक पागल सा लड़का आया था, तो देखते हैं वो कमेंट्री कर सकता है क्या। मुझे बुलाया, मैं गया वहाँ पर। बोले कमेंट्री करके बताओ। तो मैंने क्या किया कि जॉन आर्लट की शैली में कमेंट्री करके बता दी, जो इंग्लैंड के मशहूर कमेंटेटर थे। और फिर ब्रायन जॉनस्टन की शैली में भी कमेंट्री करके बता दी, इमेजिनरी कमेंट्री। तो उनको बड़ी अच्छी लगी। बोले लेकिन हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है। अब मुझे तो पता ही नहीं हिंदी में कैसे कमेंट्री होगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके कुछ किया। अच्छा तो नहीं किया होगा, लेकिन उनको लगा कि ये लड़का काम चला लेगा। तो उन्होंने कहा भाई देखिए, हमारी इज्जत रख लेना, तो मैं मौका देते हैं। तो कमेंट्री की मैंने, और पहली कमेंट्री उस तरह से। एक प्याले में तूफान आ गया। लोगों ने इतनी आलोचना की। किसी ने कहा कि ज़िंदगी भर भी कमेंट्री करें तो ये कमेंटेटर नहीं बन सकते। किसी ने कहा कि क्रिकेट की हत्या हो गई है।
क्योंकि कुछ कमेंट्री मिली जुली हिंदी अंग्रेजी कुछ हो रही थी तो मुझे भी पता नहीं था। तब पिताजी बड़े नाराज़ हुए कि बोले यार अपने पास पैसा भी नहीं है और थोड़ा बहुत नाम है वो भी ख़त्म हो रहा है, या तो गंभीरता से सोचो और फिर अपनी भाषा बनाओ, अपनी पूरी शब्दावली बनाओ, फिर कमेंट्री करो तो शायद कुछ कर सको, नहीं तो फिर छोड़ दो। तो मैंने फिर सारा विचार करना शुरू किया और स्टेशन डायरेक्टर ने एक बात की, उनके ऊपर बड़ा दबाव था कि इस लड़के को हटाओ। उन्होंने एक बात कही जो मैं आज तक नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो इस लड़के की आवाज़ एक ईमानदार आवाज़ है। देखिए मैंने ज़िंदगी में तरह तरह की बातें सुनी, बच्चन की बारीटोन, पतली आवाज़, कर्कश आवाज़, मोटी आवाज़, तरह तरह की आवाज़ें, मधुर आवाज़, लेकिन ये ईमानदार आवाज़, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी सोचता हूँ। उन्होंने कहा लड़के की आवाज़ में एक ईमानदारी है, ईमानदार आवाज़ है। तो उन्होंने कहा कि इसको 2-1 मौके और देंगे हम। तो फिर मैंने विचार करना शुरू किया, फिर सोचा कि कोई स्क्वायर कट करता है तो बल्लेबाज करता क्या है। मैंने सोचा कि थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद होती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है बल्लेबाज और फिर स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए। तो ये इस तरह से जब सोचना शुरू किया ना तो एक अपने आप एक शैली भी बन गई। अब आपने देखा होगा कि एक मेरी शैली इस तरह की है कि मैं 2 लाइन बोलता हूँ ना, लोगों को मालूम पड़ जाता है कि कौन कमेंटेटर है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया से कमेंट्री करके आया। मुझे पता नहीं था, 1977-78 की बात है, मुझे पता नहीं था मैं कैसी कमेंट्री कर रहा हूँ। मैं नेपियन सी रोड पे मेरे भाई रहते थे, जो अंग्रेज़ी दां इलाका सबसे मशहूर, सीप के सामने। तो वहाँ पे मैं ठहरा था और नीचे उतर कर मैं गया तो कुछ बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट। एक बच्चा वहाँ पर कमेंट्री कर रहा था। अब तक टेलीविज़न तो था नहीं, बच्चों को पता नहीं कि मैं सुशील दोषी हूँ, लेकिन वो लड़का कमेंट्री कर रहा क्या कह रहा था कि मैं सुशील दोषी बोल रहा हूँ। तो मुझे इसलिए खुशी नहीं हुई कि वो मेरा नाम ले रहा था, मुझे इसलिए खुशी हुई कि हिंदी भाषा वहाँ पहुँच गई जहाँ कभी क्रिकेट ने पहुंचने की या हिंदी भाषा ने पहुंचने की कल्पना नहीं की थी। कि अंग्रेजी दां बच्चे जो एक शब्द अंग्रेजी हिंदी नहीं बोलते थे, उनके मनों में भी ये बात चली गई। जब आपने कमेंट्री की शुरुआत की तो रेडियो के साथ शुरुआत की, उसके बाद टेलीविज़न की तरफ ट्रांजिशन किया, तो उन दोनों मीडियम्स के ग्रामर में क्या डिफरेंस आपने देखा? नहीं देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है कि मैं हमेशा करता हूँ कि दुनिया का पहला सबसे बड़ा रेडियो कमेंटेटर तो महाभारत का संजय था। क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था जो एक अंधे आदमी को केवल अपने शब्दों के ज़रिए पूरा चित्र खींच कर रख देता था। महाभारत का पूरे युद्ध का वर्णन महाराज को अगर उन्होंने दिखाया, धृतराष्ट्र को, जो कि अंधे थे, तो वो सबसे बड़े कमेंटेटर मैं तो मानता हूँ। तो रेडियो का मतलब है कि आप शब्दों के जरिए चित्र को खींच रहे हैं। तो इसमें शब्दों की बहादुरी को, शब्दों की उपयोग, सही शब्द सही जगह इनका उपयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो टेलीविज़न होता है उसमें तो चित्र दिखाई देता है, सहज है। आपको वो बात करनी है जो लोगों के समझ में नहीं आ रही हो। जैसे हमारे जो सबसे बड़े कमेंटेटर ऋषि बेनौ जो कहलाते हैं ना, उनका एक बड़ा स्पष्ट बयान है कि इफ़ यू कांट एड टू द पिक्चर प्लीज शट अप। अगर आप पिक्चर में और ज़्यादा नहीं जोड़ पाते हैं अपनी बात को, या उसको और सारगर्भित नहीं बना पाते, तो प्लीज़ चुपचाप रहिए, बजाय इसके कि कुछ तो भी बोलने के। तो ये कमेंटेटरों के लिए मैं तो मानता हूँ कि एक ये ब्रह्म वाक्य है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो उसको मैंने हमेशा ध्यान रखा। और मैंने नहीं, जो अच्छे कमेंटेटर तमाम हैं वो भी इस बात को ध्यान रखते हैं। और क्रिकेट की भाषा भी अब सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रही है, और इस संदर्भ में महिला क्रिकेट का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं, महिला तो बिल्कुल पुरुषों की बराबरी कर रही है। जब से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आईसीसी ने खास करके अपने हाथ में लिया है दुनिया भर का क्रिकेट, क्योंकि पहले अलग अलग महिलाएं खेलती थीं, अपनी खुद की कोशिशों से प्रयास करती थीं, लेकिन अब तो आईसीसी ने इसको अपने हाथ में लिया है। और भारत में भी बीसीसीआई ने जब से महिला क्रिकेट को अपने हाथ में लिया, मुझे याद है कई महिला क्रिकेटर्स को मैं जानता हूँ जिनके साथ मैंने कमेंट्री भी की और जिनके बारे में भी कमेंट्री की। ऐसे तो कई पुरुष क्रिकेटर्स भी हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो तृतीय श्रेणी के डिब्बों में जाती थी, बिना रिजर्वेशन के जाती थी, कोई पैसा मिलता नहीं था, घर से पैसा खर्च करना पड़ता था।
माँ बाप कहते थे कि बेटा शादी नहीं होगी, मैदान पर धूप में खेलोगी तो काली पड़ जाओगी। पहले काली गोरे का बड़ा महत्व था भारतीय समाज में। तो ये वो स्थितियाँ भी मैंने देखी हैं। तो वो उन सब से उबर कर मैं तो उनकी हिम्मत को बड़ी दाद देता हूँ, आपके जमात को, कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचकर आज पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। आज स्मृति मंधाना का उतना ही बड़ा नाम है जी। या फिर जो हरमनप्रीत कौर या फिर हम मिताली राज, इनके ऐसे बड़े नाम हैं जो लोगों के ज़बान पर हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है भारतीय समाज में। और पुरुष और नारी की बराबरी की जो बात की जा रही है ना, ये उसकी तरफ एक बड़ा ठोस कदम है। अब ये तो पहला ही अध्याय था, ऐसी कई और कहानियां आगे आनी है। बहुत धन्यवाद आपका दोषी जी कि इस एपिसोड में आपने हमसे विस्तृत चर्चा की पहले अध्याय पर, अपने अनुभवों के बारे में। फिर जुड़ेंगे दूसरे एपिसोड के साथ।